हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त सीए अनुज सिंह तोमर आपके सामने हाजिर हूँ इन्वेंट्री जीएनजी सीरीज। हाँ जी, हमारा जीएनजी सीरीज चल रहा था, इन्वेंट्री मैंने चैप्टर उठा लिया था, फर्स्ट लेक्चर खत्म किया था। आज हम इन्वेंट्री चैप्टर ही खत्म कर देंगे। मतलब आज मुझे जो आपके साथ करनी है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बातें करनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो आज का लेक्चर बड़ा खास होने वाला है। एग्जाम में ज्यादातर जैसे मैं जो आज क्या करना है, देखो लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा स्पीड मोड में करा था, इन्वेंट्री के बेसिक पढ़े थे, इन्वेंट्री के वैल्यूएशन प्रिंसिपल मैंने अच्छे से समझाए थे, और इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए जो फीफो लीफो वेटेड एवरेज सिंपल एवरेज वो मैंने करा दिया था। हाँ ऑफ कोर्स एक डिटेल क्वेश्चन कहीं ना कहीं समवेयर विद फॉर्मेट मैंने दिखाया था पर करा नहीं था, क्योंकि रीजन वही है कि अपन एग्जाम में ये रखते हैं कि कम आता है क्वेश्चन, बट हाँ बच्चे को अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है कि फीफो को कैसे काम करना है, लीफो कैसे करना है, सिंपल एवरेज कैसे करना है, वेटेड एवरेज, तो फॉर्मेटिंग के लिए वो क्लास में प्रैक्टिस कर सकता है। वैसे भी इससे पहले डिटेल क्लासेस आपने कुछ मेरे से लिए हैं, कुछ रजत सर से लिए हैं, तो वहां पे हमने डिटेल में क्वेश्चंस करवाए हैं कि भाई लो लो फॉर्मेट भी ले लो, यहां से भी कर लो, सब कुछ कर लो, तो वहां से भी आप आराम से चीजें देख के यहां रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन मोड चलता है। तो अपने को अगर मैं वही फीफो पे, लीफो पे, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज पे क्वेश्चन कराने लगूंगा फुल फ्लैश, तो सर बहुत लंबी हो जाएगी और कहीं ना कहीं एग्जाम आपके बिल्कुल नियर बाई है, तो मुझे थोड़ा सा स्पीड रखना पड़ेगा। तो आपने वो कर लिया था। आज मुझे क्या क्या करना है मेरे बच्चों, आज हम लोग करेंगे एक तो सबसे पहले नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, जिसमें एडजस्टिंग सेलिंग प्राइस हमारा मेन मेथड आएगा। उसके बाद में आपको कुछ स्टॉक टेकिंग प्रोसेस बताऊंगा कि भैया अगर स्टॉक टेक करा है, हमने काउंटिंग करी है, तो उसका क्या एडजस्टमेंट वगैरह है, सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। तो दोनों टॉपिक को लेते हैं, फटाक से खत्म करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? तो अगले चैप्टर के लिए बाद में करेंगे, आज इसी चैप्टर को हम शुरू करते हैं और खत्म कर देते हैं, मतलब इन्वेंट्री की जो बची कुछ बातें हैं वो खत्म करते हैं। तो बिना देरी के साथ में मेरे बच्चों शुरू करते हैं हमारा इन्वेंट्री का आखिरी पार्ट। और जल्दी से कमेंट वमेंट कर देना आज इस क्लास के बाद कि भैया आपको सब कुछ क्लियर है, और शायद बेबी इसके बाद में आपका या तो फाइनल अकाउंट या पार्टनरशिप, दो ही टॉपिक बचे हैं मेरे पास, फाइनल अकाउंट या पार्टनरशिप। शायद पार्टनरशिप स्टार्ट करूं और खत्म कर दूंगा, ठीक है, फिर उसके लास्ट में फाइनल अकाउंट उठाएंगे। तो सर जी लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हाँ जी, तो शुरू करते हैं एक बार पहले क्विक रिवीजन से। सर इन्वेंट्री का मतलब हमने पढ़ा था, AS2 हमारा चलता था और कहता था इन्वेंट्री मतलब कुछ डेफिनेशंस लिखी थी, कहता था वो सारी एसेट जिन्हें आपने रखा है हेल्ड फॉर सेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जिसे हम फिनिश गुड बोलते थे, जो हमारा इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन जिसे हम WIP बोलते थे, हेल्ड फॉर कंजम्पशन जिसे हम रॉ मटेरियल बोलते थे, और साथ में हमारा स्टोर स्पेयर पैकिंग मटेरियल भी आ जाता था जो हमारे इन्हीं फिनिश गुड से रिलेट करता था। क्लियर है? फिर हमने कहा था भैया स्टोर एंड स्पेयर जो रिलेटेड मटेरियल है, अगर कोई वो इक्विपमेंट का है, कोई मशीन का है, कोई फिक्स एसेट का है, तो उसकी बात हम यहां नहीं करेंगे, हम करेंगे इन्वेंट्री की बात। मैंने कहा था सर जी इन्वेंट्री कई तरीके की होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए ये सारी इन्वेंट्री होती है, ट्रेडिंग कंपनी के लिए सिर्फ स्टॉक इन ट्रेड फिनिश गुड होता है, क्योंकि वो खरीदते हैं और बेचते हैं, बनाते नहीं है। फिर मैंने कहा था सर इन्वेंट्री को वैल्यू करने का जो प्रिंसिपल है वो फिनिश गुड का हम यहां पढ़ते हैं, रॉ मटेरियल को वगैरह को हम बाद में पढ़ेंगे इंटर में। वैल्यू करते थे हम, कहते थे कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट मतलब लागत, एनआरवी मतलब जितना जेब में मिलेगा बेचकर, तो विच एवर इज लोअर, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते थे। कॉस्ट कैसे निकालना था ये भी बात करी थी, एनआरवी क्या मतलब होता है वो भी बात करी थी, और फिर हमने कॉस्ट को वैल्यू करने के लिए ये सारे मेथड्स पढ़े थे, जिसमें हमने कहा था पुराने मेथड्स में सबसे पहले अगर मेरा कोई ऐसा सामान है जो स्पेशली बिल्कुल दूसरे से अलग है, जिसका रिस्क एंड रिवॉर्ड, कॉस्ट, प्रॉफिट, मार्जिन सब अलग है, तो उसको स्पेशली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसकी अलग से कॉस्ट निकाल के एक एक करके वैल्यू करनी पड़ेगी। दैट इज चलता था। फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज, ये चारों मेथड तब लग जाते थे जब मेरा स्टॉक इंटरचेंजेबली यूज हो सकता है, एक जगह पे दूसरी जगह को भी टेक सकते हैं। भाई फर्नीचर बनाया, चेयर बनाई और बहुत सारी चेयर बनाई है, तो उसमें से कुछ चेयर बिक गई, कुछ चेयर बची हैं, अब वो चेयर की जो कॉस्ट वॉस्ट है वो ऑलमोस्ट सेम है। क्लियर है? बस कभी कुछ थोड़ा महंगे में मिला है, कुछ सस्ते मिला है, तो वहां पर आप कैसे पता लगाएंगे कि मेरा लास्ट में जो बचा है वो कौन सा वाला बचा है, वो हमारा महंगे वाला बचा है, सस्ते वाला बचा है, कौन सा बचा है। तो फिर हमारे पास मेथड आ जाते थे कि पहले फीफो मान लेंगे, जो पहले आया वो चला गया, अगर पहले महंगा आया तो महंगा गया, सस्ता वाला बचा है, पहले सस्ता वाला आया तो सस्ता वाला गया, महंगा बचा है, वट। लीफो क्या बोलता था, सर जी लास्ट वाला बचा, लास्ट वाला गया, पुराना वाला बचा होगा, हम लेटेस्ट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, पहले लेटेस्ट भगा देते हैं। मान लो आपने पहले पुराना खरीदा था, पुराना जो था वो महंगा था, नया वाला सस्ता था, तो नया वाला गया होगा, पुराना वाला बचा होगा। दिस इज लीफो। सिंपल एवरेज में हम प्राइस को एवरेज कर देते थे, वेटेड एवरेज में प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके एवरेज कर देते थे। बात सही थी।
ये चारों मेथड पे मैंने कैलकुलेशन कर लिया था। अब एक दूसरा तरीका भी है नॉन हिस्टोरिकल, पुराने तरीके में से एक अलग नया तरीके आए हैं। ये कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड कॉस्ट के ऊपर बात ही नहीं करेंगे सर। इसमें क्या है, आप नॉर्मली मान लो हम नहीं करेंगे इसमें काम, हमारा कॉस्ट अकाउंटेंट, हम सारे एक्सपर्ट थोड़ी ना भाई, हम चार्टेड अकाउंटेंट है, हमारे अकाउंट्स पूछ लो, हमसे ऑडिट पूछ लो, हमसे टैक्स पूछ लो, पर कॉस्ट अकाउंटेंट कॉस्ट वाले हैं, सीएमए वाले हैं जिनकी थोड़ी सी इस पर स्पेशलाइजेशन है, तो उनसे बात करो, वहां पे एक स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल के बैठे हुए हैं हर प्रोडक्ट की, वही हम मान लेंगे कि हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू। तो ये एक मैं बोलूँ तो थ्योरेटिकल पॉइंट है कि हमने अपने हर प्रोडक्ट की एक स्टैंडर्ड कॉस्ट बना रखी है, और हमारा अगर प्रोडक्ट बचा है तो वही कॉस्ट हमारी क्लोजिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट आ जाएगी। तो ये में हमें कुछ नहीं करना, पर हाँ दिस इज माय मेन मेथड, जहां से बोलता हूं एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, इसको हम चलने वाले हैं। अब क्या है ये मेरे बच्चे, ध्यान सुनना आराम से, बहुत इजी सा चैप्टर है और बहुत नॉर्मल सा है, बच्चा पता नहीं क्यों इसको टेंशन लेता है। मैं आराम समझाता हूं, 2-3 पॉइंट समझाने बात समझना। देखो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस क्या होता है सर, ये ना एक तरह का मैं बोलूं तो सर जी, अगर आपका रिटेल बिजनेस है, मतलब आप जनरली बिजनेस में सामान खरीदते हो और बेचते हो, अच्छी खासी क्वांटिटी में खरीदते हो और अच्छे खासे लेवल पे बेचते हो। भाई कोई रिलायंस मार्ट है, कोई डी मार्ट है, कोई विशाल मेगा मार्ट है, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सामान बना रहे हैं क्या? नहीं सर, ये सामान खरीदते हैं कंपनी से और अपने स्टोर में लाकर लोगों को बेचते हैं। क्लियर है? तो अब वो बहुत सारी वैरायटी के सामान रखते हैं अपने पास, इतनी सारी वैरायटीज के सामान होते हैं, ऑलमोस्ट सारी वैरायटीज अपने पास रखते हैं, तो हर एक की कॉस्ट निकालना बड़ा मुश्किल है। वो सिंपल एक मार्ग फॉलो करते हैं कि भैया हम जो भी सामान सामने वाले से खरीदेंगे, जितने का मिलेगा मिले, एक पेन 10 रुपए का भी है, एक पेन 1000 रुपए का भी है, फिर उसमें भैया और भी चीजें, वो लैक्स ऑफ वैरायटी सामान खरीद रहे हैं। अब सबका प्राइस डिसाइड करना उनको अलग अलग बड़ा मुश्किल है, तो वो एक सिंपल कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं कि जितने में उन्होंने खरीदा, मेरे बच्चे कॉन्सेप्ट समझोगे, लॉजिक समझोगे, टॉपिक समझ आ जाएगा। जितने में खरीदा, जो भी उनकी परचेज कॉस्ट पड़ती है, जितने में भी जो भी प्रोडक्ट खरीदेंगे, चाहे एक पेंसिल से लेके एक टेलीविजन, लैपटॉप, फोन, व्हाटएवर, जो भी वो किसी से खरीदेंगे, उनकी लागत प्लस एक मार्जिन, फिक्स मार्जिन वो फॉलो करेंगे, एक फिक्स मार्जिन फॉलो कर लेंगे कि भैया हम ऑन एन एवरेज हर प्रोडक्ट पे ये 10% या 20% प्रॉफिट कमाएंगे। तो जितने का उनको पड़ेगा प्लस 20% फिक्स करेंगे और वो उनका सेल प्राइस हो जाएगा, वो उनका सेल प्राइस हो जाएगा। तो ऐसे मेथड में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई हमारा एक फिक्स मामला है कि हमने जितने में खरीदा प्लस प्रोडक्ट का मार्जिन लगाया और सेल कर दिया। अब इसमें फीफो लीफो वेटेड, अरे छोड़ो ना यार, क्या फीफो लीफो वेटेड एवरेज, सिंपल तरीका क्या है, वो कहता है, आराम सुनो, वो कहता है सर जी अब क्या करना है, कहता है सर ध्यान सुनो, छोड़ दो इसको और अब मेरी बात सुनो। वो कहता है सर सिंपल, आराम समझना, अगर आपको ये मेथड लगाना है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, अभी क्वेश्चन कराऊंगा भर भर के, आराम सुनना। वो कहता है सबसे पहले निकालो, एक वर्ड आपने सुना होगा COGS, ओ दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक कुछ फॉर्मूले पहले वो समझना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब ये है कि जो आपने सामान बेचा, आपने 11th में भी पढ़ा होगा, आपने फाइनल अकाउंट में भी पढ़ा होगा, यहां पे वो दोबारा आ रहा है कि सर जी जितने की आपने सामान बेचा है, नेट सेल, सेल माइनस सेल रिटर्न, व्हाटएवर, क्लियर है, उसमें से जो भी आपका ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज है, जिसे आप ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हो, वो हटा दो। भाई सेल में से लागत, सेल में से प्रॉफिट हटा दो, लागत बचेगी। 1000 का पेन बेचा, मैं कह रहा हूं 1000 का पेन बेचा और इस पे 200 रुपए मुनाफा कमाया, तो बताओ इसकी लागत क्या है मेरे बच्चे, जरा कमेंट करो फटाक से। 1000 का सामान बेचा, 200 रुपए इसकी प्रॉफिट है, तो सॉरी 1000 का बेचा, 200 रुपए प्रॉफिट है, तो लागत क्या है 800, दैट मीन्स 1000 माइनस 200 रुपए का प्रॉफिट, बचा कितने का 800। ठीक है, ये मेरे सामान की लागत है इन लैक्स, कि हमने 1000 लाख के सामान इस बार बेच दिया, जिसमें मोटा मोटा 20% हमारा मार्जिन है, तो 20% हटाओ तो ऑलमोस्ट सामान की लागत कितनी आ गई 800। पर ये तो वो सामान की लागत आई है जो बिक चुका है। अब इसको निकालने का बचपन में याद करो एक और फॉर्मूला होता था COGS का, क्या फॉर्मूला होता था, आप कहते थे सर ओपनिंग में जो स्टॉक है प्लस जो हमने खरीदा नेट परचेस प्लस जो हमारे डायरेक्ट खर्चे हैं, जैसे कि वेजेस,
जैसे कि फ्रेट, कैरिज, कार्टेज, इनवर्ड, जैसे कि फैक्ट्री के खर्चे, जैसे कि कोई भी कमीशन, रॉयल्टी ऑन परचेज, वट एवर जो खरीदने में, लाने में, ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग, वट एवर जो भी आपको मैन्युफैक्चरिंग करने में खर्चे हो रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, नाम कोई टेंशन नहीं है, लिखने का लिख लेना सर जी। लाने में, बनाने में खर्चे जो हो रहे हैं, फैक्ट्री का खर्चा, मैन्युफैक्चरिंग खर्चा, फ्रेट, कैरिज, कार्टेज, इनवर्ड, वेजेस, ट्रांसपोर्टेशन, सारे जो भी लाने में खर्चा हो रहा है, दीज आर डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ओपनिंग में जो सामान था प्लस जो हमने खरीदा, मान लो ओपनिंग में 2000 का स्टॉक पड़ा है, 2000 यूनिट पड़े थे मेरे पास पेन के, परचेज हमने करा 10,000, तो 2000 प्लस 10,000 टोटल कितना हो गया? 12 पे खर्चे करे तो 12,000 टोटल लागत है। बोलो ना, जो टोटल सामान पड़ा हुआ है उस टोटल सामान की लागत है 12। तो इसमें से अगर मैं बचा हुआ सामान हटा दूं, क्लोजिंग स्टॉक हटा दूं कि भाई हटाओ, अभी 3,000 बचा है, 2,000 ओपनिंग में था, 10,000 खरीदा, खर्चा किया, 12,000 टोटल लागत आ गई। टोटल में से 3,000 तो अभी पड़ा है, तो 9,000 कहां गया? विच इज COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो सामान बिक गया। तो आप चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो। अब दोनों फॉर्मूले सर क्यों करना? क्योंकि मैं क्या बोलूंगा मेरे बच्चे, पता है, मैं कहूंगा सर आप इसका सेलिंग प्राइस का क्यों नाम क्या है कि अपनी सेल को एडजस्ट कर लो जीपी से, प्रॉफिट हटा दो, कॉस्ट आ जाएगी, और उस कॉस्ट के मदद से ओपनिंग आपके पास है, परचेज आपके पास है, डायरेक्ट एक्सपेंस आपके पास है, नहीं है डायरेक्ट एक्सपेंस जीरो मान लो, अपने आप जो आएगा वो बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा, क्या? क्लोजिंग स्टॉक। ओ, ये क्लोजिंग स्टॉक की अपने आप लागत आ जाएगी, कॉस्ट, इसे इसकी एनआरवी से कंपेयर करो, विच एवर इज लोअर इज अ वैल्यू, बात खत्म। मत लगाओ यार फीफो लीफो वेटेड एवरेज, काहे को इतना दिमाग लगाना है? 1,00,000 वैरायटी ऑफ सामान है, सब पे फीफो लीफो लेने बैठोगे, इस साल का स्टॉक करते करते अगला साल आ जाएगा। इतना भारी काम क्यों करोगे भाई? सोचो, विशाल मेगा मार्ट तो भैया खत्म हो जाएंगे, डी मार्ट तो इसी में ही परेशान हो जाएंगे, रिलायंस मार्ट तो इसी में परेशान हो जाएंगे। तो वो बेस्ट तरीका क्या निपटाते हैं, मॉडर्न तरीका क्या निपटाते हैं? एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। दैट मींस कि सीधा सेल में से प्रॉफिट और लागत आएगी, लागत में से हटा दो अपना स्टॉक, तो जो बच जाएगा वो क्लोजिंग स्टॉक होगा, खत्म। उन्होंने अपना मार्जिन फिक्स कर रखा है तो उन्हें पता है इतना ही कमाते हैं, बाकी को टेंशन नहीं। पर इसमें अभी छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे, बात समझो, ठीक है? पक्का। अब मैं इन्हीं पे थोड़ी बातें करता हूं आपके साथ, आओ इन पे 1-2 क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है? तो यही है हमारा, अब इसको कैसे करना है आराम सुनना, ठीक है? अब एक ना थोड़ा हमारा इंस्टीट्यूट थोड़ा एडवांस लेवल पे क्वेश्चन देता है, कहता है एक काम सुनो। वो क्या कराता है, एक क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है और मेरे को अच्छा लगता है क्वेश्चन, आराम सुनना। वो अलग तरीके से काम करेगा। कह रहा है XYZ हमारे 3 बंदे हैं, मैसर्स, पार्टनरशिप है, रिटेल बिजनेस है हमारा, मतलब हम खरीदते हैं एक साथ कई वैरायटी ऑफ सामान और हम नहीं बनाते, हम उसे एज इट इज उठा के बेच देते हैं, ठीक है? बट हमने कुछ मार्जिन फिक्स कर रखा है, विच इज हमारा मार्जिन जो है वो पता नहीं मार्जिन है। कह रहा है कुछ इंफॉर्मेशन मिली है हमें इनके रिकॉर्ड से, और 31 मार्च को आपको कह रहा है नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड से, दैट मींस एडजस्टिंग सेलिंग प्राइस मेथड से आप इनकी इन्वेंट्री निकाल दो। क्या निकाल दो? इन्वेंट्री की वैल्यू निकाल दो। और ऑफ कोर्स इन्वेंट्री कौन सी वाली? क्लोजिंग। ओपनिंग नहीं दी होगी, जीरो मान लूंगा। अब क्या क्या है मेरे पास? कह रहा है गुड्स रिसीव हुआ था सप्लायर से, दिस इज परचेज, दिस इज परचेज, जिस पे सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट और टैक्सेस, कितना कितना है? 3% ट्रेड डिस्काउंट है, 11% GST है, और हम कुछ नहीं बोलेगा, हम नॉन रिफंडेबल मानेंगे, मतलब हमें इस GST का क्रेडिट नहीं मिलने वाला, ITC नहीं मिलने वाला, हमें इसका रिफंड नहीं मिलने वाला, ये हमारी लागत का पार्ट बनेगा, ठीक है? कह रहा है कुछ पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं बेटा, इन सामान को लाने में बेटा खर्चा हुआ होगा, ट्रांसपोर्टेशन यही तो हो गया, फ्रेट, कैरिज, कार्टेज, इनवर्ड, और पैकिंग मतलब वही उसको पैक वैक करने का खर्चा, दीज आर डायरेक्ट एक्सपेंस, दीज आर डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है? और कह रहा है सेल्स हमारी इतनी है, क्लोजिंग स्टॉक बताओ दिया हुआ है, लेकिन दिक्कत है वो किस पे दिया है? सेल वैल्यू। हमें चाहिए क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट और एनआरवी, सेल प्राइस और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो हमें वैल्यू चाहिए, वैल्यू मतलब हमें AS2 में इसकी कॉस्ट भी चाहिए। अच्छा ठीक है सर, वैसे कॉस्ट ही मांगा है उसने, वैसे कॉस्ट ही मांगा है उसने, वैल्यू नहीं मांगी है। कह रहा वैल्यू तो हम अपने लोअर करके आप ऐसे ही बता दोगे, हमें कॉस्ट बता दो कितने की कॉस्ट है। ठीक है सर, अब हम काम करते हैं। मुझे बताओ सबसे पहले सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखो, अब ना 2-3 स्टेप में काम करना है मेरे बच्चे, 3 स्टेप में, आराम समझो, आराम से मेरे बच्चे, आराम समझो, ध्यान समझो। 3 स्टेप में काम करना है इस क्वेश्चन में, जब भी एडजस्टिंग लगाएंगे। स्टेप नंबर 1,
स्टेप नंबर 1, आराम समझना बेटा, स्लोली समझना वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। एक बार मैं समझाऊंगा फिर लॉजिक डिस्कस करूंगा। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कैलकुलेट गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, गुड्स सोल्ड नहीं, गुड्स अवेलेबल फॉर सोल, कि हमारे पास कितना सामान पड़ा था जिसे हम बेच सकते थे, और वो भी उसकी क्या निकालेंगे, कॉस्ट। या मैं पूरा लिख सकता था कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं, मैं बार बार क्या बोल रहा हूं बेटा, सोल्ड तब निकलेगा जब मैं उसमें क्लोजिंग स्टॉक हटा दूं। नहीं, मैं कह रहा हूं सर जी मुझे ये बताओ, छोड़ो ना मैंने कितना बेचा वो छोड़ो, ये बताओ मैं कितना बेच सकता था। तो भैया क्या क्या बेच सकते थे सर, आप अपना ओपनिंग स्टॉक बेच सकते थे, जो मेरे क्वेश्चन में नहीं है, होता तो मैं लिख देता और लागत लिखता। फिर आपने जो खरीदा ये भी आप बेच सकते थे। अब खरीदने के लिए थोड़ा काम सावधान कर लो, परचेज करने के लिए उसका परचेज प्राइस कितना है बेटा, प्राइस जो है वो 15,75,000 है, जो डिस्काउंट दिया है वो प्लस या 75,500 सॉरी 75,000 15,75,000, या मैं एक काम करूं इधर करता हूं मैं, ठीक है, यहां मेरे पास जगह कम बढ़ जाएगी, मैं इधर करता हूं, है ना, इधर आ जाओ। सॉल्यूशन आप कहोगे सर सबसे पहले, ठीक है, सॉल्यूशन क्या करोगे, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, बेटा कितना सामान अवेलेबल है हमारे पास बेचने के लिए। आराम सुनना तब लॉजिक समझ आएंगे। सबसे पहले आपके पास ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल होगा जो आप इस साल बेच सकते थे, पर मजे की बात है क्वेश्चन में नहीं है, अगर होता तो लिख देता, प्लस जो आपने खरीदा ये भी आप बेच सकते थे। अब कितना खरीदा इसकी वैल्यू निकाल देते हैं भाई। तो आपने जो परचेज प्राइस पे किया है वो है, क्वेश्चन कह रहा है 15,75,500, ठीक है जी, माइनस ट्रेड डिस्काउंट, डिस्काउंट मिल गया 3%, तो डिस्काउंट माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, एक मिनट देना कैलकुलेटर ले लो, 15,75,500। बेटा पहले मैं एक बार चेक कर लूं, 15,75,500 ये ना, हाँ भाई 15,75,500, 15,75,500, 3% डिस्काउंट, 11% जीएसटी, वेरी वेरी गुड, ठीक है। चलो भाई, तो मैंने कहा 3% लेस करेंगे इंटू 3%, ये आया 47,265, ठीक है, माइनस करेंगे बेटा ये वैल्यू आएगी 15,28,235, और कसम खा लो ऑलवेज जीएसटी डिस्काउंट के बाद लगेगा बेटा, नेट प्राइस पे लगेगा ना, तो ये मेरी नेट प्राइस है, प्लस इसमें जीएसटी ऐड कर दूंगा एट द रेट 11%, इस अजम्पशन से कि ये नॉन रिफंडेबल है। अगर क्वेश्चन में लिखा होता है ये रिफंडेबल है तो ये मेरी लागत में ऐड नहीं होता बेटा। इसका जो निकलेगा 11%, ये आया 1,68,106 रुपए, राउंड ऑफ कर दिया, 105.885 आया, ऐड करेंगे तो दिस इज माय वैल्यू, जो मैं यहां लिखूंगा 16,96,341 रुपए, ठीक है, 300, ये क्या हो गया 16 लाख, अरे गलत कर दिया मैंने, 16,96,341 रुपए, ठीक है, डन डन डना डन, ठीक है। प्लस फिर हम लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑफ कोर्स इनको लाने में खर्चा हुआ है तो ये भी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। बताओ डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या है सर, एक ही है पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ है, और वो हुआ है मेरा ऑन एन एवरेज सर जी कितना 87,500, तो 87,500 का मेरा ये खर्चा हुआ है, ठीक है। अब ये सामान बेटा ओपनिंग प्लस परचेज प्लस खर्चा मिला के ये वो सामान है जिसकी पूरी लागत है जो हमारे लिए अवेलेबल था कि मैं ये बेच सकता था। बेटा सोचो ना, आप दिमाग लगाओ, ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट मेरे बच्चे, ये रहा ट्रेडिंग, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। रीड करो ट्रेडिंग अकाउंट को, आप बचपन से बनाते आए हो, रीड नहीं किया। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या है मेरे बच्चे, ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब है ये आया और ये गया, एक तरह का ऐसे समझो कि ये आएगा तो ये इसे बेच सकते हैं, और ये वो सामान है जो जाएगा या अभी नहीं गया तो फ्यूचर में जाएगा, पर जाएगा जरूर। मतलब ये गई वाली साइड है, ये आई वाली साइड है, ये आ गया है हमारे पास और ये जाएगा, या तो बिक गया है या बिक जाएगा। अच्छा तो बेटा आता क्या क्या है, आता है आपके पास ओपनिंग स्टॉक, और क्या आता है परचेज, और क्या आता है डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। जाने के नाम पे
एक तो सेल जो एक्चुअल में जा चुका है, और बाय क्लोजिंग स्टॉक जो भैया आज नहीं तो कल जाएगा, अगले साल ओपनिंग बन के जाएगा ना, ठीक है। तो अभी के लिए एक तरह का हटाओ, एक तरह का हटाओ। तो मैंने कहा ये सारा ऐड कर दिया, तो ये वो आ गया गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब टोटल लगा दो बेटा, लागत कितनी आ गई है 16,96,341 प्लस 87,500 17,83,841 दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, डन, डन है जी, डन। अब नाउ ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब दूसरा निकालो सर कि हम जो सामान बेच सकते हैं अगर उसे बेच दें तो कितने में मिलेगा। तो मैं लिखूंगा सर इस बार जो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है, या गुड्स, या मैं लिखूं अगर मैं अवेलेबल फॉर सेल थे, अवेलेबल फॉर सेल उनका सेल वैल्यू, उनकी सेल वैल्यू। अब बेटा यही सामान है ना जो बिक सकते था। अब इसमें से इधर देखो, इसमें से ये सामान बिक सकता था, तो मैंने कुछ बेच दिया और जो बच गया वो बेच दूंगा वो भी। दैट मीन्स कि सर जो हमने सेल करा वो तो ऑलवेज सेल वैल्यू, ये तो बिक ही गया। बताओ कितना बिक गया सर, ये बिका आपका, क्वेश्चन में जो बिका हुआ है वो है आपका 22,45,500। तो 22,45,500 ये सामान वो है जो आप बेच चुके हो, प्लस जो आपका बचा, जो आपका बचा इसकी भी सेल वैल्यू दी है। मान लो अगर ये बिक जाता, मान लो ये भी बिक जाता तो पूरा सामान बिक जाता, कुछ बेच चुके हैं और जो बचा है वो भी बेच दें, तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की सेल वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक की सेल वैल्यू बेटा, इसका मतलब क्या है कि ये सामान भी बिक जाता तो इतने में बिकता, कितने में 2,45,000 में। कितने बिकता 2,35,000 में। इसका मतलब है ये 2,35,000 में ये भी बिक जाता। तो बताओ सर जी टोटल सामान की सेल वैल्यू मतलब जो हम बेच दे मार्केट में तो कितना आएगा 22,45,500 प्लस 2,35,000, ये आ गया 24,80,500। दिस इज सेल वैल्यू ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब बेटा प्लीज स्टेप 2 और स्टेप 1 को समझो, मैं कराता जा रहा हूं और अब समझाऊंगा। ये वो सामान है जो हम बेच सकते थे, ये इसकी लागत हो गई। ये वही सामान है, उसकी क्रेडिट साइड हो गई कि अगर इसको बेचूं तो ये दो पार्ट में बिक सकता है, सेल वैल्यू इतने का खरीद पड़ रही है और इतना बेचने पे मिल रहा है। हाइपोथेटिकली सोचो, इतना खरीदा हमने और अगर इन पूरे सामान को बेचूं तो दो पार्ट में बिकेगा, सेल और क्लोजिंग स्टॉक, और उस सबको मार्केट में 2480 मिलेगा। तो भाई बताओ हम अगर सिंपल प्रॉफिट निकालूं कि मैं इन पे कितना प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो बताओ आप क्या बोलोगे। आप कहोगे सर सिंपल स्टेप नंबर 3, दैट इज यहां निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। 3 ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल नहीं, ऑन सेल नहीं, ऑन अवेलेबल। क्या सर ये जीपी हमारे ट्रेडिंग अकाउंट से मैच करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वहां सिर्फ हम सेल वाला जीपी लिखते हैं, यहां हम लिख रहे हैं ओवरऑल सामान पे अगर बेचूं तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा। तो भाई अवेलेबल ऑन, अवेलेबल फॉर सेल का मतलब ये है कि सर आप बेचोगे तो सारा सामान बेच दोगे तो 24,80,500 रुपए मिलेंगे। जिस सामान की आपको लागत कितनी पड़ती रही थी बेटा 17,88,000 नहीं 83,841। तो भाई फटाक से बताओ माइनस 17,83,841 दिस इज 6,96,659 का जीपी है। और अगर मैं जीपी परसेंटेज निकालूं तो आप बोलोगे 6,96,659 डिवाइडेड बाय हम कितना सामान बेच रहे हैं 24,80,500। तो 24,80,500 बेचकर अगर हम 6,96,000 ऑन एन एवरेज कमा रहे हैं, प्रॉफिट अपॉन में सेल, प्रॉफिट अपॉन में सेल, तो बताओ कितना प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा 24,80,500। दिस इज ऑलमोस्ट 28.09% ले लेता हूं, या ले लेता हूं 85%, 0.85% ये हमारा जीपी है। दिस इज जीपी परसेंटेज कि हम ऑन एन एवरेज जो मार्जिन रख के चल रहे हैं पूरे सामान पे वो 28% अप्रोक्सीमेटली हमारा मार्जिन चल रहा है। क्लियर है? अब बता दो बेटा लास्ट कि हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है अगर उसकी सेल वैल्यू बेटा कितनी है 2 लाख, कितनी है 2,35,000, तो बेटा उसमें से हटा दो उसका प्रॉफिट मार्जिन,
हटाओ उसका प्रॉफिट मार्जिन, तो प्रॉफिट मार्जिन जो आएगा वो आ जाएगा एट द रेट 28.085% से, तो वो आएगा बेटा कितना, इंटू 2,35,000 इंटू 28.085%, दिस इज 66,000, ऑलमोस्ट 66,000, और ये सॉल्व होके आ जाएगा -2,35,000, 1,59,000 का क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट। हाँ जी बेटा, अगर प्लीज समझो तो एग्जाम में 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारे तरीके से कराता है। सीओजीएस को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमने सीओजीए बनाया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह हम जो यूज कर रहे हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल, ठीक है, कि हमारे पास कितना सामान अवेलेबल है उसकी लागत, और उसी सामान को अगर मैं बेचने चला जाऊं तो कितना बेच दिया प्लस जो बच जाएगा उसको भी बेच दूं तो ये हमें मिलेगा, ये हमारी लागत पड़ रही है, ये हमें मिलेगा, दोनों के बीच का प्रॉफिट, प्रॉफिट का परसेंटेज, परसेंटेज को लगा दो कॉस्ट, खत्म। नहीं आई बात समझ में, दोबारा सुन लो, सारा सामान अवेलेबल उसकी लागत, सारा सामान बेच दूं उसकी सेल प्राइस, तो हमें कितना पड़ा, हमें कितना मार्केट से मिलेगा, दोनों का डिफरेंस हमारा फायदा, तो फायदा डिवाइडेड बाय सेल, जीपी रेट, और वही जीपी रेट एक बार निकल गया तो भाई आप निकाल दो अपना यहां पे चीज। अगर एक्चुअल जीपी निकालना है, सर हमें एक्चुअल जीपी निकालना है जो ट्रेडिंग वाला है, तो बेटा बस सेल वैल्यू पे जीपी लगा दो तो आपका एक्चुअल जीपी आ जाएगा, क्योंकि जीपी जो आपने अभी कमाया है वो सिर्फ सेल पे कमाया है, क्लोजिंग स्टॉक पे कभी और कमाओगे, तो वो तो बस हमने कैलकुलेशन में लिया क्योंकि हमारे पास इसकी लागत नहीं थी। डन है जी, डन है जी, डन 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 डन, ठीक है। चलो पहले बताओ यहां तक क्लियर है या नहीं क्लियर है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो फटाक से। हाँ जी चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, जल्दी से देखना मेरे साथ, ठीक है, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन कराता हूं, तो ये बात समझ आ गई आपको, क्लियर है, ठीक है। हाँ जी, तो 4 स्टेप में काम खत्म होता है, बात खत्म। एक और क्वेश्चन है मेरे पास, इसी से रिलेटेड है बेटा, बढ़िया आएगा आपको मजा, एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है ये, और फेवरेट इंस्टीट्यूट का, जरा पढ़ो मेरे साथ में। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर असर्टेन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन स्टॉक, आपको स्टॉक की वैल्यू निकलनी है 31 मार्च 2025, दैट इज माई क्लोजिंग स्टॉक बेबी। चलो आ जाओ, कह रहा है क्या क्या है हमारे पास, 1 अप्रैल 2024, दिस इज माय ओपनिंग स्टॉक, नो डाउट, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है परचेज दिए, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, दिस इज माय मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, बोले तो डायरेक्ट एक्सपेंस कि भैया अपन ने जो भी प्रोडक्शन में खर्चा किया है विच इज माय मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस डायरेक्ट। सेलिंग एक्सपेंस हमारे बनने के बाद के खर्चे, इनडायरेक्ट खर्चे। एडमिनिस्ट्रेशन बनने के बाद के खर्चे, ऑफिस से रिलेटेड, ऑफिस आपने पढ़ा है यार, ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा है भर भर के यार, ये जो सेल्स कमीशन है, ये एडवर्टाइजमेंट है, ये जो फ्रेट इनवर्ड नहीं आउटवर्ड, सेलिंग क्या होगा, आउटवर्ड बेचने पे खर्चा होगा, वो सारे क्या है, इनडायरेक्ट है भैया। ऑफिस का रेंट, फाइनेंशियल एक्सपेंस दैट इज इंटरेस्ट विंटरेस्ट पे कर रहे हो, डिविडेंड मालिकों को दे रहे हो भाई साहब, हेलो, इनडायरेक्ट खर्चा, ठीक है। तो इनका मुझे इस पूरे चैप्टर में क्या कोई लेना देना नहीं, इन्वेंट्री बोले तो ट्रेडिंग का उससे ऊपर ना जाएंगे ना बात करेंगे, ठीक है, तो हमारे लिए बेकार है। सेल्स हमें दिए, बेहतरीन चीज है, ठीक है। तो हमारे पास 1 अप्रैल को स्टॉक भी है, परचेज भी है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी है और सेल भी है, बट इस क्वेश्चन का थोड़ा मामला अलग है मेरे बच्चे, इसमें हमें क्लोजिंग स्टॉक कोई मेथड नहीं लगाना है फीफो लीफो, इस बार प्रॉपर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, आराम सुनना। कह रहा है अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट है, जो पॉइंट है ध्यान सुनना। कह रहा है एट द टाइम ऑफ वैल्यू इन्वेंट्री, हमने 31 मार्च 2024 बोले तो जब हमने ओपनिंग स्टॉक वैल्यू करा, 31 मार्च 24 बोले तो पिछले साल का स्टॉक, तो एक 7,500 रुपए को हमने रिटर्न ऑफ कर दिया था। 7,500 का कोई आइटम है, रिटर्न ऑफ कर दिया, एक पर्टिकुलर आइटम है जो रिमेनिंग इन द बैलेंस, जो बाकी बैलेंस रह गया, मतलब है क्या, जो हमने उसे खरीदा था 70,000 में, तो मतलब उसकी कॉस्ट कितनी है 70, पर हमने 7,500 उसकी वैल्यू कम कर दी। क्यों कम कर दी भाई, एनआरवी, क्यों कम कर दी, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो कुछ होगा उसमें डिफेक्ट आ गया, वट एवर हो गया, तो हमें लगा यार 7,500 रुपए कम ही बिकेगा, तो वाई कॉस्ट उसको क्यों, तो हमने कहीं ना कहीं ओपनिंग स्टॉक में उसे इंक्लूड किया होगा बेटा, कितने में जल्दी बताओ, 70,000 में, फिर कैलकुलेटर हट गया, हाँ 70,000 माइनस 7,500, दैट मीन्स 62,500 का हमने उसे स्टॉक में दिखा रखा होगा। इसे ना मैं एक आइटम बोलूंगा अब नॉर्मल। भाई देखो मेरे बिजनेस की जो भी डिफेक्ट वाली चीजें, जो अलग सी हटके चीजें, वो मेरे लिए अब नॉर्मल है, बाकी मेरे लिए नॉर्मल है, तो मैं कहूंगा दिस इज माई अब नॉर्मल स्टॉक, कि भाई इस पर थोड़ी बात अलग से होगी। और इसके अलावा जो बचेगा खुद बताओ, 1,76,900 में से जो बचा 1,14,400, दिस इज माय नॉर्मल स्टॉक,
ठीक है, बस इतना करना है कि मेरे स्टॉक में दो अलग अलग आइटम है, एक अबनॉर्मल है जिसकी कहानी डिफेक्ट वाली चल रही है और एक बढ़िया नॉर्मल स्टॉक है। ठीक है, क्या करना है अभी करेंगे। कह रहा है जो हमने 70,000 में खरीदा था जिसे हमने बाद में जाके बेच दिया अपने इस साल में 65,000 में। बताओ, सेल में भी दो बातें बेटा, एक तो ये अब नॉर्मल वाले स्टॉक की सेल हुई होगी कितने में, 65,000 में, और बाकी जो सेल है वो हमारे लिए अभी एक तरीके नॉर्मल है। जैसे 15,37,000 में अगर मैं 65,000 हटा दूं तो बाकी जो 14,72,000 है, अभी तक जितना क्वेश्चन मैंने पढ़ा है वो मेरे को नॉर्मल सेल नजर आ रही है। सर क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ेगा ना बेटा, इसका प्रॉफिट रेट अलग होगा और कह रहा है बेरिंग द ट्रांजेक्शन, इस ट्रांजेक्शन को हटा दो, इस ट्रांजैक्शन को छोड़ के बाकी जो भी आइटम है उनको हमने बेचा है ऑन एन एवरेज 20% ऑन सेल। तो जो भी नॉर्मल सेल है उस नॉर्मल सेल पे जो नॉर्मल सामान हमने बेचा है वो 20% मार्जिन। मतलब देखो ना यार, कभी कभार ऐसा होता है कि हमने डिसाइड किया कि हम 20% मार्जिन रख के सारा सामान बेचेंगे, पर एक सामान खराब हो गया तो अब उस पर कस्टमर प्रॉफिट नहीं सर, तो उस पर हो सकता है हमें अलग से थोड़ा मार्जिन करना पड़े। तो वो मेरे लिए अब नॉर्मल हो गया। अब नॉर्मल मतलब वो वाला अब नॉर्मल नहीं, आप बचपन पढ़ते हो ना, अब नॉर्मल मतलब लॉस बाय फायर, नहीं नहीं नहीं, अब नॉर्मल मतलब नॉर्मल सेल, कि भाई ये मेरे बिजनेस की नॉर्मल सेल से हटकर है। ठीक है, चलो जैसे अभी मान लो न्यू ईयर सेल आई थी, है ना, न्यू ईयर आया तो न्यू ईयर में कुछ लोगों ने सामान ज्यादा हैवी डिस्काउंट में बेचा कि भाई सेल है निकाल दो, तो वो सेल मेरे नॉर्मल बिजनेस की सेल है क्या? नहीं, वो न्यू ईयर सेल है, क्रिसमस सेल एबनॉर्मल सेल है। तो दीज आर अबनॉर्मल, जो हमारी नॉर्मल सेल से थोड़ा डिफरेंट है, तो इनका थोड़ा प्रॉफिट अलग होगा, बाकी सेल पे प्रॉफिट अलग होगा। अभी बात करेंगे। अभी इतनी बात नहीं खत्म हुई, कह रहा 15 मार्च 2025 ईयर एंड होने से पहले हमने गुड्स बेचे थे जिनकी सेल वैल्यू है 20,000, इंक्लूड है अब सेल में, इस सेल में इंक्लूड है। लो भाई 14 कितना था, कितना बचा था मेरा, दोबारा करता हूं मैं, 15,37,000 में माइनस 65,000 आया था तो 14,72,000, जिसमें से भी 20,000 कुछ ऐसी सेल है जो भी बात करने वाला है, तो इसमें से 20,000 और हटा दो तो मेरी एक्चुअल में 14,52,000 ही नॉर्मल सेल है। इसी पे मैं प्रॉफिट नॉर्मल कमा पाऊंगा। बाकी 20,000 का सामान जो में है वो हमने सेल ऑन रिटर्न बेसिस भेजा था। बेटा ये क्या होता है सर, हमारा कई बार कस्टमर को, अपने कस्टमर्स को एक ऑप्शन देते हैं कि भाई ले सामान ले जा, यूज कर, अच्छा लगे तो खरीदियो, ना अच्छा लगे कोई इफ बट नहीं करूंगा, चुपचाप मुझे सामान दे चाहिए। दैट इज हम एक टाइम पीरियड देते हैं 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, कि आप सामान को जाओ अच्छे से यूज करो, नया नया प्रोडक्ट है हमारा, यूज करो, अच्छा लगे तो हमें कंफर्म कर देना, हम आपको पैसा मांगेंगे, और ना अच्छा लगे हमें सामान वापस कर देना 1 महीने के अंदर। तो जैसे मान लो मैंने 1 महीना दिया तो 1 महीने में तीन काम होंगे, या तो आप 1 महीने में कह दोगे भाई बहुत बढ़िया सामान है, पैसा देने कब आऊं, दैट इज कंफर्म्ड सेल हो जाएगी, या फिर 1 महीने के अंदर आप मुझे सामान वापस कर दोगे कि भाई ये आपका सामान नहीं, लो फेंक दो, वापस रिटर्न हो जाएगा। या 1 महीने तक आपने कुछ नहीं बोला, ना कंफर्म ना रिटर्न, तो बेटा जैसे ही 1 महीना एक्सपायर होगा अपन मान लेंगे कंफर्म, क्योंकि 1 महीना टाइम दिया था, अगर आप 1 महीने में रिस्पॉन्स नहीं करोगे दैट मींस आपको कंफर्म्ड माना जाएगा। आपने ये सेल ऑफ गुड्स में भी पढ़ा होगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी, कि सर हम जब सामान बेचते हैं तो सामने वाला या तो एक्सेप्टेंस दे दे या वो ऐसा कुछ काम कर दे या टाइम एक्सपायर हो जाए तो हम उसे सेल ही मानेंगे। क्लियर है? तो अगर हमने 30 दिन दिए थे, आपने 30 दिन में या तो कंफर्म कर दिया या किसी और को बेच दिया या आपने टाइम निकल गया, तो भाई आपकी सेल है, वरना 30 दिन के अंदर रिटर्न कर सकते हो। अब हुआ क्या है, हमने 20,000 का सामान किसी को बेचा और बेटा उसने अप्रूवल दे दी है, 4 वीक का टाइम था, मतलब 1 महीने, 4 वीक मतलब 1 महीने, और उसने 40% सामान तो वापस कर दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है जी, क्लियर है। और जो बाकी सामान है वो अभी पेंडिंग है। तो भाई देखो ना, 15 अप्रैल से 4 हफ्ते कितने कब होंगे, 15 अप्रैल तक, तो इसका टाइम अभी 31 मार्च को खत्म हो गया क्या? नहीं, अभी ये अप्रूव कर सकता है, रिटर्न भी कर सकता है। इसका मतलब ये है कि 20,000 में से 4,000 बोले, 40% बोले तो 8,000 सामान तो भैया अप्रूवल पे सेल है, सॉरी रिटर्न आ गया, तो वो तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बनेगा, मतलब क्लोजिंग स्टॉक में आ जाएगा। और बाकी जो बचा है वो आपका अभी अप्रूव होना बाकी है, तो हम उसे लिखेंगे स्टॉक विद कस्टमर। अब ये बड़ा लंबा चौड़ी कहानी है, अब इसको करना कैसे, आराम से इस वाले पॉइंट को अलग से करेंगे। पहले मैं काम शुरू करता हूं, ध्यान देखना करेंगे कैसे। सर आप सबसे पहले अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, मेरे बच्चे आराम से देखना, आप कहोगे हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, सॉल्यूशन ट्रेडिंग अकाउंट। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए बेटा, आप कहोगे ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, कब का बना रहे हैं, फॉर द ईयर एंडेड
31 मार्च 2025 आपके पास में पर्टिकुलर अमाउंट, और इस बार अमाउंट के 2 कॉलम कर सकते हो आप, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, वैसे 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको 3 कॉलम बनवा दूं, चलो छोटो ही बनाते हैं, एक हमारा नॉर्मल हो जाएगा, एक हमारा अब नॉर्मल हो जाएगा, और एक टोटल भी बना सकता हूं अगर आप चाहो तो, वरना नॉर्मल अब नॉर्मल से काम हो जाएगा। ये रहा नॉर्मल, ये रहा अब नॉर्मल, ठीक है। ये मेरी क्रेडिट साइड, ये मेरी डेबिट साइड, कुछ नहीं है, दिस इज पर्टिकुलर, दिस इज अमाउंट। बस मैंने क्या करा है बेटा, जो हमारी वैल्यू है, जो हमारा अमाउंट है, उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। नॉर्मल की कहानी अलग लिखूंगा, अब नॉर्मल की कहानी अलग लिखूंगा। अब करूंगा क्या, मैं कहूंगा सर आराम से देखना, मैं कहूंगा मेरे बच्चे सबसे पहले लिखूंगा टू ओपनिंग स्टॉक। अब जब मैं ओपनिंग स्टॉक लिखूंगा तो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक में मुझे पता है सर 2 तरीके का सामान पड़ा हुआ है। एक मेरा 7,500 घट के पड़ा हुआ है, जो मैंने 70 का खरीदा था, 7,500 रुपये डेप्रिशिएट हो चुका है, मतलब रिटर्न ऑफ कर दिया, खत्म कर दी उसकी वैल्यू। तो एक्चुअल में उसकी वैल्यू हमने कितनी दिखा रखी होगी, 62,500। तो एक तो 62,000 ये पड़ा है, और बाकी जो बचा वो, तो अपन क्या करेंगे, हम कहेंगे सर यहां पे जब मैं काम करूंगा तो मैं कहूंगा यहां पे 62,500 ये आएगा, और बाकी जो 1,76,900 है उसमें से अगर 62,500 हटा दूं, 1,76,900 में से 62,000 बात दूं तो नॉर्मल बचेगा 1,14,400। डन है जी। बस जो अब नॉर्मल है, जो डिफेक्टिव मटेरियल है, उसे अलग कर लो, अपना नॉर्मल अलग कर लो, ठीक है। बाकी क्या है, परचेज आएगी बिल्कुल, विच इज ऑलमोस्ट परचेज के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, नॉर्मल होगी। कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हैं, एक्सपेंस ऑलवेज नॉर्मल सामान पे ही होंगे, अब नॉर्मल पे जो होना है हो चुका है। तो बताओ कितने कितने खर्चे हैं, परचेज कितना है, 9,64,000 और 1,90,000, तो 9,64,000 ये हो गया, और 1,90,000 का खर्चा बेटा दोनों खत्म, ठीक है। सेल आ जाओ भाई, सेल ध्यान से देखना, सेल में एक तो अब नॉर्मल सेल है जो उसने क्लियरली बता दी थी कि सर हमने जो ये डिफेक्टिव वाला मटेरियल है ना, ये हमने बेचा था 70 का, कितने में, 65, तो ये मेरी सेल में इंक्लूड है। तो इसका मतलब है 65,000 का तो ये वाला है। अब नॉर्मल सेल कितने की, 65,000, इसका प्रॉफिट अलग निकाल के लिख दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। बाकी जो सेल बची, अब मुझे बताओ टोटल सेल कितनी है। अगर मैं टोटल सेल आऊं तो मैं कहूंगा, आराम से देखना मेरे बच्चे, आराम से देखना, टोटल सेल है 15,37,000 की। टोटल सेल कितनी है, 15,37,000 की, 20,000 का ये भी है, 40% 60% की कहानी है। आराम सुनना, अब देखो यही सबसे इंपॉर्टेंट है। 15,37,000 की टोटल सेल है, जिसमें से माइनस करा मैंने अब नॉर्मल सेल, कितना, 65,000। तो अब मेरी जो सेल बची है वो बची है 15,37,000 माइनस 65,000, ठीक है। ये आया था 74,72,000। अब बेटा जल्दी बताओ, जो हमने 20,000 का सामान बेचा, क्या वो कंफर्म हो गया? अगर वो कंफर्म हो जाता तो वो सेल होती, कोई टेंशन नहीं है। अगर वो कंफर्म हो जाती तो मैं कहता सेल है, कोई टेंशन नहीं है, आपकी सेल में ही रहने दो डेट। पर वो कंफर्म हुई नहीं, तो अपन जो कंफर्म नहीं हुई, आप बोलोगे जो आपकी सेल ऑन अप्रूवल है बेटा 40% रिटर्न हो गई, तो वो तो वैसे ही 8,000 माइनस हो जाएगा, बोलो ना। और जो आपकी सेल ऑन अप्रूवल है, जो अभी तक नॉट येट अप्रूव्ड, नॉट येट अप्रूव्ड, नॉट येट अप्रूव्ड 60%, जो आपकी अप्रूव्ड नहीं हुई 60%, वो भी आपकी यहां से हटेगी। तो बेटा 40% यहां से हटेगी और 60% यहां से हटेगी, अल्टीमेट सीधा 20,000 हटा दो, वो सेल नहीं है, वो सेल नहीं है बेटा। अपन जब तक कंफर्म ना हो जाए तब तक सेल नहीं मानते, तो वो स्टॉक में आएगी, वो सारी कहां आएगी, स्टॉक। तो इसका मतलब 14,72,000 माइनस 8,000 माइनस 12,000, जो नॉर्मल सेल आई है वो आई है 14,52,000 की, 14,52,000 की, ठीक है। डन है। अब इधर अलग से आप लिखोगे बाय, ध्यान सुनना, क्या लिखोगे, बाय। अब इसमें से ये सामान तो वापस आ गया, तो हमारे स्टॉक में ऐड हो गया होगा भाई, ये सामान तो वापस आ गया। और अगर डेट लिखी है क्या इन्होंने, जरा बताना, डेट लिखी होगी डेफिनेटली। कह रहा है सर जी 15 मार्च को हमने सामान बेचा था, और ये जो पीरियड है 4 महीने का था, जिसमें से 40% 10 अप्रैल को रिटर्न आया। बताओ वो भी रिटर्न कब आया, 10 को, और बाकी अभी अप्रूविंग द रेस्ट। अच्छा बाकी अप्रूव हो गया, सॉरी बाकी अप्रूव्ड हो गया,
अब बाकी अप्रूव हो गया। पर मुझे ये बताओ मेरे बच्चे, जो भी हुआ है चाहे वो रिटर्न आया या अप्रूव आया, क्या ये मेरा 31 मार्च को हुआ? मैं तो 31 मार्च को खड़ा हूं ना। मुझे बताओ क्या 31 मार्च को, 31 मार्च को ये सामान, चाहे मैं कुछ भी लिखूं यहां पे पूरा, मैं सीधा ऐसे लिखता हूं ना, मैं क्यों लिख रहा हूं अलग अलग, मैं सीधा लिखता हूं कि सर जो सेल ऑन अप्रूवल थी, मुझे सीधा बताओ। मैं यहां बोलूं कि अगर मैं बच्चे से बोलूं तो आप कंफ्यूज क्यों हो, आप लिखो सेल ऑन अप्रूवल। बेटा क्या ये अप टू 31 मार्च इसका कुछ हुआ है? आइदर कंफर्म्ड आइदर रिटर्न कुछ हुआ नहीं। सर 10 अप्रैल को जाके पता चल रहा है इसमें से 60% अप्रूव हो गया, 40% रिजेक्ट हो गया, तो वो 10 अप्रैल को वापस आया होगा ना। पर यहां तक क्या मैं कह सकता हूं 20,000 में से एक भी रुपए का सामान मेरे पास है नहीं? क्या कंफर्म है? नहीं। तो हटाओ, सेल में से स्टॉक में ऐड करो। और अलग से आएगा मेरे बच्चे, इसे अलग से डालेंगे, स्टॉक विद कस्टमर। ओ, स्टॉक विद कस्टमर, ये सेल भी नहीं है और मेरा क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है, ये सामान बिका भी नहीं है और ये कंफर्म भी नहीं है, ये बिका भी नहीं है और मेरे पास वापस भी नहीं आया। अगर मान लो ये जो रिटर्न है ये 10 अप्रैल नहीं 31 मार्च से पहले आ जाता, मेरे अप्रूव्ड मेरे 31 मार्च होने से पहले आ जाता, मेरे क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो जाता। पर क्या ये मेरे क्लोजिंग स्टॉक में आएगा? नहीं। सर पहले चैप्टर हुआ करता था सेल ऑन अप्रूवल, जस्ट आपके न्यू कोर्स से पहले ये चैप्टर हुआ करता था, बहुत इजीली आप समझ जाते इस बात को, बट अभी नहीं है। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बेटा होगा क्या, सिंपल समझो, जब भी आप सेल ऑन अप्रूवल करोगे तो हम उसे मान लेते हैं सेल, हम उसे नॉर्मल सेल ट्रीट करते हैं। पर मेरी अकाउंट्स कहती है ये गलत है, ये गलत है, सेल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम प्रूडेंस पढ़ते हैं और प्रूडेंस कहता है जब तक इनकम कंफर्म ना हो जाए, जब तक इनकम कंफर्म ना हो जाए आप उसे इनकम नहीं मानोगे। तो अगर आप ईयर एंड तक, अब वो कहता है ईयर एंड तक क्या करेंगे, ईयर एंड देखो मेन इंपॉर्टेंट है ईयर एंड पे 3 काम हो सकते हैं। अगर वो अप्रूव्ड हो गया मतलब ये कंफर्म हो गया ईयर एंड से पहले कि भाई हाँ डन, सेल ही है, कंफर्म, कस्टमर ने हाँ बोल दिया, कुछ नहीं करना, नो ट्रीटमेंट, सेल में इंक्लूड है, रहने दो सेल में, भाई सेल में इंक्लूड है, रहने दो सेल में, सेल ही है ये, ठीक है। अगर रिटर्न आ गया तो भाई सेल में से माइनस करो और क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर दो, सेल में से माइनस और क्लोजिंग स्टॉक में ऐड, सेल में से सेल वैल्यू ऐड होगी, क्लोजिंग स्टॉक में कॉस्ट ऐड हो जाएगी इसकी निकाल के। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? और अगर ये नॉट अभी पेंडिंग है 31 मार्च को, अभी ना ही कंफर्म हुआ ना ही कुछ हुआ है, तो बेटा क्या करेंगे, सेल में से तो हटाना ही पड़ेगा, सेल वैल्यू नाम हटानी पड़ेगी, और क्लोजिंग स्टॉक में नहीं, एक अलग सा कस्टमर अकाउंट आ जाएगा, स्टॉक विद कस्टमर, उसमें ऐड हो जाएगा, ओ कॉस्ट पे। तो समझ आया, ये है मेरा वाला केस ये है। बात समझ आ रही कि ना ही अप्रूव्ड हुआ ना ही रिटर्न हुआ, पेंडिंग है, कब तक, 31 मार्च को, 31 मार्च 25 तक कुछ भी नहीं हुआ है। आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही है बेटा? अगर ये 10 अप्रैल की जगह 31 मार्च को 40% अप्रूव्ड हो चुका होता या 40% रिजेक्ट हो चुका होता तो मैं सेल में से हटाता, क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देता, या फिर जो अप्रूव हो चुका है उसका कुछ नहीं करता। बट यहां तो बेटा हुआ ही नहीं 31 मार्च तक, 10 अप्रैल को क्या लेना देना 10 अप्रैल, तो इसीलिए मुझे यहां से 20,000 हटाना पड़ेगा और इस 20,000 में से माइनस करो जीपी, कॉस्ट ऐड करेंगे ना, तो बताओ जीपी कितना आ जाएगा? सर अगर मैं बोलूं तो ये जीपी है हमारा, क्वेश्चन ने दिया था आई थिंक मेरे हिसाब से 20%, तो 20% सेल पे ही है, तो 20% हटाओ तो 20,000 का 20% 16,000 हमें अपने स्टॉक में ऐड करना पड़ेगा। डन है। बाकी हमारी सेल बन जाएगी 14,72,000 माइनस 20,000, तो 14,52,000 की सेल, ठीक है। इस सेल का जीपी यहां पे लिखूंगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। बेटा नॉर्मल सेल कितनी हो जाएगी? नॉर्मल सेल पर आ जाएगा 14,52,000 नॉर्मल सेल है, उसका 20% सीधा, तो 14,52,000 का 20% हमने कमाया 2,90,400। अब नॉर्मल सेल का हमें डायरेक्ट रेट नहीं लगेगा, वो कहेगा सामान था 62,500 का, हमने बेचा 65,000 में, तो 65,000 माइनस 62,500, तो हमें एक सामान पे फायदा हुआ है माइनस 2,500 रुपये का फायदा, 2,500 रुपये का फायदा। डन है। टोटल लगाओ
और अब जो बचेगा ये बचेगा बैलेंसिंग फिगर। ऑफ कोर्स अब नॉर्मल में कुछ नहीं बचेगा क्योंकि अब नॉर्मल सारा बिक गया, तो अपने आप नॉर्मल आ जाएगा। बेटा टोटल लगा दो और बता दो जल्दी से। देखो ये तो 65 मैच हो जाएगा, ये रहा 65 और ये रहा 65, ठीक है। इधर का टोटल लगाओ तो आप बोलोगे 1,14,400 प्लस 9,64,000 प्लस 1,90,000 प्लस 2,90,400, तो दिस इज 15,58,800। इसमें से ये माइनस करोगे 14,52,000 माइनस 16,000, तो दिस इज 90,800। ये आपका यहाँ पर आपका स्टॉक आ गया। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। दिस इज 15,58,600, ठीक है, सॉरी 800। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है तो माफ करना मेरे बच्चे। ये कॉन्सेप्ट दोबारा बोल रहा हूँ, ओपनिंग स्टॉक में नॉर्मल अलग, अब नॉर्मल अलग, परचेज नॉर्मल है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस नॉर्मल है, ठीक है। जो आपकी अब नॉर्मल सेल है वो यहाँ गई, उसका प्रॉफिट यहाँ पर आ गया, तो अब नॉर्मल से एज सच कोई दिक्कत नहीं है, एज सच कोई दिक्कत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, जो आपने नॉर्मल सेल हटाई वो तो अलग से कर ली कंसीडर, ये सेल ऑन अप्रूवल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये अच्छे समझ के जाना मेरे बच्चे कि अगर कोई सामान हमने अप्रूवल पे भेजा है तो आप ये देखो ईयर एंड तक उसका क्या हुआ। इंपॉर्टेंट ईयर एंड है, ईयर एंड के बाद जो हो रहा है इग्नोर। ईयर एंड तक अगर वो अप्रूव हो गया तो मैं कुछ नहीं करता, वो सेल में ही रहता, अपने आप उसका प्रॉफिट यहाँ जाता क्योंकि वो हमने कमा लिया होता। अगर वो अप्रूव नहीं हुआ है, रिटर्न आ गया होता, तो यहाँ से माइनस करता, वो अपने आप क्लोजिंग स्टॉक में बैलेंसिंग फिगर बच जाता, मुझे अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी। और अगर वो अप्रूव्ड नहीं हुआ, ना ही रिटर्न हुआ, वो अभी भी कस्टमर के पास पड़ा है पेंडिंग में, तो भाई उसे वहां से हटा के अलग से कस्टमर में ऐड कर देंगे कि ये सामान है तो हमारा ही, स्टॉक तो हमारा ही है, बट हमारे पास नहीं है, हमारी फैक्ट्री में नहीं है, कस्टमर के पास पड़ा है और ये कॉस्ट पे आएगा, तो अपने आप इसका प्रॉफिट हटा के कॉस्ट लिखोगे। डन सर, डन डन डन, ठीक है। तो प्लीज अच्छे से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना। अब मैं आज का लास्ट पार्ट डिस्कस करूंगा और टॉपिक बंद कर दूंगा, ठीक है। लास्ट पार्ट है हमारे सामने बेटा स्टॉक टेकिंग। स्टॉक टेकिंग क्या होता है सर? हम ना जब भी क्लोजिंग स्टॉक करते हैं तो ये तो हमने निकाल लिया कि उसकी कॉस्ट कैसे निकालनी है, उसकी एनआरवी कैसे निकालनी है, पर कई बार ये होता है कि हम ना एक दो तरीके से, एक तो फिजिकली भी करते हैं और एक अकाउंटिंग भी करते हैं। अब फिजिकल वेरिफिकेशंस कैसे होती है कि सर जी ये है हमारा ईयर 1 अप्रैल 2024, शॉर्ट में समझना, ये हमारा 31 मार्च 2025, ठीक है। हमें इस दिन का क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करना है, इस दिन का क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करना है, और वैल्यू करने के लिए मैं इसको फिजिकली वेरीफाई करना चाहता हूं कि सर जी मेरा इस दिन पे कितना सामान एक्चुअल में पड़ा है, एक्चुअल में पड़ा है। पर बेटा दिक्कत यहां आती है कि अगर मैंने 31 मार्च को काउंट कर लिया, फिजिकल वेरीफाई कर लिया, बहुत ही बढ़िया, कुछ नहीं करना। पर कई बार ऐसा होता है कि 31 मार्च को चलता है टाइट शेड्यूल, भाई और भी बिजनेस चल रहा होता है ईयर एंड पे, और भी बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, तो कई बार हम जो एक्चुअल में वेरीफाई करते हैं वो या तो बाद में करते हैं या पहले कर लेते हैं। मान लो मैंने 15 मार्च को ही वैल्यू कर लिया, 15 मार्च को ही फिजिकल वेरिफिकेशन करके यहां वैल्यू निकाल दी, या हो सकता है 15 अप्रैल को मैंने वैल्यू करी और मैंने फिजिकल वेरिफिकेशन करा। क्लियर है? तो दोनों में से केस हो सकते हैं, ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है कि हमने यहां वैल्यू करा फिजिकल वेरिफिकेशन, या यहां स्टॉक टेकिंग, या फिजिकल वेरिफिकेशन। तो हमने यहां स्टॉक काउंट करा या यहां स्टॉक काउंट करा। अब 31 मार्च को स्टॉक नहीं काउंट किया, पर दोनों में ही दिक्कत है क्योंकि 15 अप्रैल को नहीं 31 मार्च को चाहिए, 15 मार्च को नहीं 31 मार्च को चाहिए। तो करना क्या है? तो फिर दोबारा 31 मार्च को वैल्यू करेंगे? नहीं सर, हम क्या करते हैं फिर, सिंपल हम थोड़ा सा अकाउंटिंग फॉलो करते हैं और हम कहते हैं सर जी इस यहां से लेके यहां तक जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उनका ट्रीटमेंट दे दो, उनका ट्रीटमेंट दे दो, उनको ट्रीटमेंट पॉजिटिवली दे दो, या यहां से लेके यहां तक जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उन ट्रांजैक्शन को रिवर्स कर दो, उन ट्रांजैक्शन को रिवर्स कर दो। तो अपने आप दोनों तरीके में से आपका एक फिजिकल वेरिफिकेशन से भी आपका 31 मार्च को आ जाएगा। अब सीए साहब आपसे क्वेश्चन यही कराने वाला है, हो सकता है 15 अप्रैल से यहां तक दे दे, या 15 मार्च से यहां तक का करवा दे काम, या 15 अप्रैल से, तो वो सीधी कैलकुलेशन भी करवा सकता है, रिवर्स कैलकुलेशन भी करा सकता है। ईजी क्या है? ईजी ऑफ कोर्स सीधी कैलकुलेशन होगी और रिवर्स कैलकुलेशन बच्चा कंफ्यूज होता है। अब मैं आपको यहां पे एक तरीका बताता हूं। सर देखो, फील करो, अगर मैं आपसे पूछूं तो सर आप नॉर्मली सोचो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालोगे। आप कहोगे देखो नॉर्मली सीओजीएस वाला तरीका लगाओ, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो ना आप, ये लो ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन करेंगे, नॉर्मल तरीका समझना, ये रहा आपका ट्रेडिंग अकाउंट का ओपनिंग स्टॉक, ये रहा आपका परचेज, ये रहा आपका डायरेक्ट एक्सपेंस, ये रहे आपके जीपी, ये रही आपकी सेल, और ये रहा आपका क्लोजिंग स्टॉक।
ठीक है, बोलो हाँ या ना। अब अगर मैं कह रहा हूं मैं 15 मार्च को वैल्यू करा मैंने, तो 15 मार्च के बाद क्या होगा? अब सोचो, मुझे ये निकालना है, ये फाइंड आउट करना है। तो नॉर्मली एक सीधा तरीका क्या है कि ओपनिंग में जो है प्लस परचेज कर दो, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस कर दो, प्लस जीपी कर दो, माइनस सेल कर दो। तो अपने आप बैलेंसिंग फिगर क्या बचेगा? क्लोजिंग स्टॉक। मतलब सर ओपनिंग से शुरू करूं, मान लो 15 मार्च का ओपनिंग है, 15 मार्च ओपनिंग हो गया, तो 15 मार्च को जो सामान था वो हमारा लिए ओपनिंग हो गया। उसमें जितना हमने इसके बाद परचेज किया, कहां से? 15 मार्च से लेके 31 मार्च तक का, 31 मार्च तक का वो ऐड कर दो, माइनस कर दो बेटा सेल, सेल माइनस कर दो 15 मार्च से लेके 31 मार्च तक की। लेकिन याद रखना सेल में से जीपी माइनस कर देना, क्योंकि कॉस्ट निकालना है आपको, तो ये कॉस्ट पे होनी चाहिए। तो सेल में से जीपी हटाओ, उसकी जो लागत आ गई वो माइनस कर दो। और डायरेक्ट एक्सपेंस हैं तो वो भी अगर कुछ हैं वैसे ना के बराबर होंगे, अगर होंगे तो वो ऐड कर दो। अपने आप जो बचेगा बेटा, जो अपने आप बचेगा, ओपनिंग प्लस परचेज टोटल आ गया, टोटल में से जो बिक गया वो हटा दो, टोटल में से जो बिक गया वो हटा दो, जो बचेगा वो अपने आप क्लोजिंग स्टॉक बचेगा। और कब का बचेगा? 31 मार्च 2025 का। नहीं आई बात समझ में? लॉजिकली समझो, ओपनिंग में जो था प्लस जो परचेज 15 मार्च को जो था, जो 15 मार्च से 15 दिन में खरीदा वो ऐड कर दो, और जो 15 दिन में बेच दिया वो हटा दो, तो अपने आप जो बचेगा दिस इज माय क्लोजिंग स्टॉक। बोलो हाँ है ना? पक्का। और अगर मैं कहूं ना जी ना, उल्टा चलना है, उल्टा चलना है, अपने को क्लोजिंग स्टॉक दिया है 15 अप्रैल का, 15 अप्रैल का, तो मेरा बच्चा क्या करेगा? बेटा क्या करेगा? बताओ क्या करेगा? अगर यहां से यहां जाना है, इस बार हमारे लिए 15 अप्रैल से 31 मार्च पीछे ओपनिंग की तरफ जाना है, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे भाई जो हमने बेच दिया है, जो खामा चला गया, उसे वापस ऐड कर दो, सेल ऑफ कोर्स जीपी लेस करके, लेस जीपी प्रॉफिट लेस करके ऐड कर दो, क्योंकि ये 31 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक, 15 अप्रैल तक सामान बिका है, पर ये 31 मार्च को सामान पड़ा होगा, ये बाद में बिका है लेकिन उस टाइम ये सामान पड़ा होगा, तो खामा खा हट गया है, क्लोजिंग स्टॉक में हट गया है, इसे ऐड कर दो। बेटा जो परचेज किया है वो माइनस कर दो, क्योंकि ये सामान आपने 31 मार्च के बाद खरीदा, स्टॉक में आ गया, ये ऐड नहीं होना चाहिए क्योंकि 31 मार्च को ये अवेलेबल नहीं था। तो जो 31 मार्च के बाद, 31 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक आपने खरीदा वो माइनस कर दो, ठीक है। और अगर कोई खर्चा किया है तो खर्चा भी खामा खा हो रखा है, वो खर्चा भी माइनस कर दो, अपने आप स्टॉक आ जाएगा बेटा कौन सा? दैट इज 31 मार्च का, जो भी 2025 ये स्टॉक है। तो दो तरीके हैं बेटा, ये या ये, ठीक है। अगर आपको सीधे चलना है तो वेरी वेरी गुड, परचेज ऐड करो सेल माइनस, अगर उल्टा चलना है तो सेल ऐड करो परचेज माइनस, खत्म, ठीक है। अब इसी पर एक क्वेश्चन करा देता हूं और इसमें भी वही थोड़ी बहुत अच्छी अच्छी एडजस्टमेंट आएंगी, काम खत्म और चैप्टर खत्म। बोलो हाँ या ना, ठीक है। सर आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन मेरा एग्जाम के लिए और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बेटा, एग्जाम में आपके इंस्टीट्यूट सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछता है, ठीक है। आ जाओ जी, ध्यान से देखना। कह रहा है पुनीत क्लोज हिज बुक्स ऑफ अकाउंट 31 मार्च ईच ईयर। ना भी बोले तो अपने को पता है 31 मार्च को हर साल हम बुक्स बंद करते हैं। कह रहा है जबकि इन्वेंट्री जो हमने वैल्यू करी है, टेकिंग मतलब फिजिकल वेरीफाई करा है, जो वैल्यू निकाली है वो 31 मार्च को हमें लेनी चाहिए थी, बट वो कंप्लीट हुई है 10 अप्रैल तक। 31 मार्च से काम शुरू करना शुरू किया, पर बेटा हमारी जो वैल्यूएशन हुई है वो पहले हुई है या बाद में हुई है? बाद में। मतलब सीधे चलेंगे या रिवर्स? सर जी रिवर्स चलना पड़ेगा, सेल प्लस होगा और परचेज माइनस। बोलो हाँ या ना? बढ़िया, वेरी गुड। और जब हमने करा तो हमारे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, जो वैल्यू अवेलेबल थी गोडाउन में स्टॉक, तो स्टॉक अवेलेबल मतलब जो उस टाइम अवेलेबल सामान था क्लोजिंग स्टॉक 10 अप्रैल का, वो 10 अप्रैल का कितना आ रहा है? 4.5 लाख। पर ये सही नहीं है ना, हमें 10 दिन का रिवर्स करना पड़ेगा, 10 दिन का रिवर्स करना पड़ेगा। आओ मैं सीधा सीधा करता भी जाता हूँ, समझाता भी जाता हूँ, ठीक है। लो सीधा सीधा करते भी जाएंगे और समझाते भी जाएंगे, ठीक है। मैंने कहा सोल्यूशन सीधा, बहुत सिंपल तरीका है। आप लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक, या आप यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ना लिख के आप ऐसे लिखो स्टॉक अवेलेबल, ज्यादा अच्छा वर्ड लगता है, स्टॉक अवेलेबल एज ऑन कब? 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को जो स्टॉक अवेलेबल है वो है 4.5 लाख रुपए का बेटा, जिसमें मैं सीधा बोलूंगा सेल प्लस करनी है और परचेज माइनस, सेल प्लस परचेज माइनस। लो भाई सीधा
सेल प्लस परचेज माइनस, सेल हटा दो, परचेज माइनस कर दो, क्योंकि सेल एक्चुअल में आपने सामान बेचा तो है, पर वो सर उस 31 मार्च से पहले आपके पास अवेलेबल था, उसके बाद बेचा तो वो स्टॉक में आना चाहिए। परचेज आपने नया खरीदा है, उस टाइम अवेलेबल नहीं था, हटा दो। अब क्वेश्चन में देखो, बताओ सेल है, हाँ है, कहाँ है, सेल है, कह रहा है गुड्स सोल्ड टू कस्टमर, सोल्ड करा कस्टमर को 1,10,000 और सेल रिटर्न आ गया 10, तो 1,10,000 माइनस 10, 1,00,000 की नेट सेल आ गई, याद रखना नेट सेल। अब नेट सेल तो है, पर ये तो सेल वैल्यू है, ये तो क्या है, सेल वैल्यू। तो जीपी नीचे दिया होगा बेटा, ये रहा 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट, तो जीपी हटाओ, कैसे हटाएंगे, इधर देखो मेरी तरफ, आप कहोगे सर कोई टेंशन नहीं है, सेल आप कहोगे सर सेल हमारी जो टोटल सेल है, ग्रॉस सेल जो है, बताओ ग्रॉस सेल कितनी है, 1,10,000, ग्रॉस सेल है 1,10,000, माइनस करेंगे सेल रिटर्न, बताओ कितनी है 10,000, नेट सेल वैल्यू आ गई, नेट सेल वैल्यू आ गई 1,00,000। आप इसमें माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें करेंगे प्रॉफिट मार्जिन। अब प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है, रेट कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर 25% ऑन कॉस्ट है, दैट मीन्स 1/4 ऑन कॉस्ट है, तो बेटा अपने को अगर सेल पे जाना है तो कॉस्ट से ऊपर बढ़ना है, तो बेटा फॉर्मूला क्या बनेगा, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड, बेटा ऊपर न्यूमरेटर बोले तो प्रॉफिट, प्रॉफिट को नीचे ऐड करो 1/4, अगर 4 रुपए की लागत पे 1 रुपए का प्रॉफिट, तो सेल वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5 ऑन सेल। भाई सीधी सी बात है, इसी तरीके से तो कन्वर्ट करते हैं। 1/4 ऑन कॉस्ट है, मतलब 4 रुपए की लागत पे 1 रुपए का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो सेल आ जाएगी। भाई कॉस्ट से सेल पे जाना है, ऐड कर दो, सेल से कॉस्ट पे आना है, माइनस कर दो। भाई सेल से कॉस्ट पे आना है, प्रॉफिट हटा दो, कॉस्ट से सेल पे जाना है, प्रॉफिट ऐड कर दो। तो 1/4 ऑन कॉस्ट है तो 1/5 ऑन सेल, 1/5 ऑन कॉस्ट है तो 1/6 ऑन सेल। तो अभी मेरे केस में कितना हो जाएगा, सीधा 1/5 इंटू 1,00,000, तो 1,00,000 का 1/5 सीधा आ जाएगा 20,000, तो बेटा नेट सेल हो गई 80,000 रुपए। लो भाई 80,000 रुपए मैं ऐड कर दिया कि 4,50,000 का तो सामान अवेलेबल है, जिसमें से 80 बेच चुका हूं जो भैया उस टाइम अवेलेबल था, ठीक है। परचेज आ जाओ भाई, सीधा परचेज में कोई लफड़ा नहीं है। बताओ क्या है हमारा परचेज, भाई परचेज ये रहा 85, देखो सेल हो गया, ये हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये हो गया, परचेज हमारी 85 है, जिसमें कैश परचेज है। क्या फर्क पड़ रहा है बेटा, कैश और क्रेडिट हो दोनों लेनी है हमें, याद रखना कैश और क्रेडिट। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कंफ्यूज करने के लिए कुछ नहीं करना। परचेज टोटल 85 है, जिसमें रिटर्न 2,500, तो 85 माइनस 2,500, 82,500 की परचेज है, जो हमने लेटेस्ट खरीदी है 31 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में। तो भाई ये सामान उस टाइम अवेलेबल नहीं होगा, खामा ऐड कर रखा है। मतलब थर्ड फोर्थ खत्म, ये भी पॉइंट खत्म, 2 पॉइंट बचे हैं जिनको करना होगा आराम से। पहले परचेज लिख लेते हैं, परचेज लिख लेते हैं। लो भाई ये हो गई परचेज, सीधा लिख देता हूं 85,000 माइनस 2,500 की परचेज रिटर्न, दिस इज 82,000, कितना हो गया 82,500, 82,500। डन डना डन भाई, परचेज सेल रिवर्स हो गया। अब आ जाओ कुछ एडजस्टमेंट है, अब कुछ एडजस्टमेंट है वो पढ़ लो। कह रहा है सर जी एडजस्टमेंट नंबर 5, गुड्स कॉस्टिंग 20,000, गुड्स कॉस्टिंग 20,000 रिसीव्ड इन मार्च फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। अब ये क्या होता है सर, कंसाइनमेंट क्या होता है आपने डिटेल में पढ़ा होगा, मैं दोबारा बता देता हूँ सर। हमारे पहले एक चैप्टर हुआ करता था फाउंडेशन में, अब डिलीटेड है, सेल ऑन अप्रूवल, सेल ऑन कंसाइनमेंट, ये पहले हुआ करते थे। कंसाइनमेंट मतलब क्या होता है, मान लो मैं दिल्ली में बिजनेस करता हूँ, बहुत फेमस हूँ दिल्ली में, क्लियर है, पर मुझे लगता है कब तक दिल्ली में ही बैठा रहूंगा, मुंबई क्यों नहीं जाऊंगा, तो मैं चाहता हूँ मेरा प्रोडक्ट मुंबई में भी जाए। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर मैं मुंबई में चला जाऊंगा तो दिल्ली कौन संभालेगा। तो मैंने एक सोचा कि काम करते हैं, एजेंट पकड़ते हैं, एक एजेंट पकड़ते हैं और उसको बोलते हैं भाई तू मेरा मुंबई का माल संभाल, मैं यहाँ पे दिल्ली में 1,00,000 प्रोडक्शन करता हूँ। मान लो मैं शूज बनाता हूँ, तो मैं 1,00,000 शूज बना के दिल्ली में बेचता हूँ। अब मैं 1,00,000 नहीं बनाऊंगा, 1,50,000 बनाऊंगा। क्यों सर, क्योंकि 1,00,000 दिल्ली के लिए और 50,000 से यहाँ से बना के मैं किसको भेजूंगा, मुंबई, अपने एजेंट को। और उस एजेंट को बोलूंगा भाई तुझे कुछ नहीं करना, तुझे मेरे ब्याह पे ये सामान आगे बेचना है, ना तुझे बनाना है ना कुछ, ऑफिस सारा सेटअप करके मैं दे रहा हूं, बस तू बैठ और सेल कर, क्लियर है। और वो ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि मैं उसे हर सेल पे कमीशन दूंगा। क्या बोला मैंने सर, मैं 1,00,000 की जगह 1,50,000 बनाऊंगा, जिसमें 1,00,000 दिल्ली में रखूंगा, 50,000 मुंबई भेजूंगा, और उस मुंबई में जो मेरा एजेंट भेजा है उसे बोलूंगा भाई बेच और कमीशन ले। मैं कंसाइनर और वो मेरा कंसाइनी, और इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे कंसाइनमेंट। अच्छा, मतलब आप सामान भेजोगे और वो रिसीव करेगा, हाँ,
तो जो भेजता है वो कंसाइनर है, जो रिसीव करता है वो कंसाइनी है। अब मुझे बताओ यहां मैं गुड्स भेज रहा हूं या रिसीव कर रहा हूं? रिसीव, दैट मीन्स मैं कौन हूं? कंसाइनी। मैं कौन हूं? कंसाइनी। अब ये बताओ कंसाइनी मेन बंदा है या एजेंट है? सर जी एजेंट है। कंसाइनी तो कौन है? एजेंट। तो एजेंट ने जब आपका सामान रिसीव किया और जब वो बेचेगा तो क्या उसकी सेल है वो? नहीं सर, उसकी थोड़ी ना सेल होगी। मान लो मैं एजेंट हूं मुंबई में, मैं मतलब मेरे बिहाफ पे मिस्टर एक्स एजेंट है, क्या वो मेरा ही सामान बेच रहा होगा? नहीं, वो अपना भी बेच रहा है, वो अपना भी काम धंधा कर रहा है, साथ में मेरा सामान भी चिपका दे रहा है। अच्छा, जैसे अमेजन पे आप देखोगे अमेजन के खुद के भी प्रोडक्ट कुछ होते हैं और कुछ वो बाकियों के भी बेचते हैं। तो पॉइंट इज, वो जो अपना बेच रहा है वो तो उसकी सेल है, पर वो जो मेरे ब्याप में बेच रहा है बेटा, उसकी सेल नहीं है, वो उसकी कमीशन जो आया वो उसकी इनकम है, लेकिन वो सेल में नहीं दिखाएगा कि इतने का सामान हमने बेच दिया। अरे तूने थोड़ी ना बेचा, मैंने बनाया, मैंने बेचा, मेरा प्रॉफिट मैं दिखाऊंगा अपनी बुक्स में उसका प्रॉफिट। तू कौन होता है भाई प्रॉफिट दिखाने वाला? तू अपना कमीशन दिखा, तेरा प्रॉफिट तेरा कमीशन है, गुड्स बेचे के प्रॉफिट नहीं है। तो इसका मतलब है जो 20,000 हमें रिसीव हुआ था वो हमने आउट ऑफ विच, जिसमें से कह रहा है 60% तो हमने सोल्ड कर दिया, 10 अप्रैल को हमने सोल्ड कर दिया। अच्छा, और कह रहा है ये सेल में आर नॉट इंक्लूडेड इन द अबव सेल, कह रहा है ये अबव वाली सेल में इंक्लूड नहीं है। बहुत अच्छी बात है, अगर होता तो चांटे पड़ जाते। ठीक है, पर बताओ इसका हो क्या गया? ठीक है, आगे तो कुछ नहीं है। हाँ, अब ये बताओ, बस इतना ही पॉइंट है, उसके बाद अगला पॉइंट अलग है, इसको बताओ। अब पॉइंट ये है कि मुझे 20,000 की लागत का सामान रिसीव हुआ। अच्छी बात ये कॉस्ट रिसीव हुआ, ठीक है, जिसमें से 60% बेच दिया होगा, मान लो 40% पड़ा होगा। 60% बेच दिया होगा, 40% पड़ा होगा। पर मुझे बताओ, ध्यान से बताना, आराम से, इसको मैं यहां लिखता हूं, हाँ अलग से समझाता हूं थोड़ा सा, है ना। इधर आओ, मुझे 31 मार्च को मैं हूं कंसाइनी। अब मुझे 20,000 के गुड्स रिसीव हुए, गुड्स रिसीव हुए फ्रॉम कंसाइनर, फ्रॉम कंसाइनर। कितने के? 20,000 के, ठीक है, जिसमें से अप टू 10th अप्रैल, अप टू 10th अप्रैल, इसमें से ये लागत है। अच्छी बात ये है, कॉस्ट ही बता रखी है। कह रहा अप टू 10th अप्रैल कितना परसेंट बेच दिया हमने? 60%। कह रहा है इसमें 60% तो सोल्ड हो चुका है, मतलब ये हमारे स्टॉक में नॉट अवेलेबल होगा, अवेलेबल होगा। और कह रहा है सेल में भी हमने इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। तो जब हमने फिजिकल काउंट किया होगा तो ये जो 20,000 का 60%, 12,000 का सामान, ये काउंटिंग में आया होगा या नॉट काउंटिंग? नॉट काउंटिंग। मतलब जो हमारी 4.5 लाख की वैल्यू है, क्या उस 4.5 लाख की काउंटिंग में क्या ये 12,000 सामान आया होगा? नहीं, ये तो बिक चुका होगा, ये तो बिक चुका होगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और हमारा है भी नहीं तो हमें इसको लेना भी नहीं था, अच्छी बात है। नहीं, ना हमारा था ना हमारे पास है, बात खत्म। ना हमारा था ना हमारे पास है, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट 40%? अब उसके बारे में कुछ नहीं बोला, मैं कहूंगा ये रिमेन इन स्टॉक, ये अभी बिका नहीं है, ये अनसोल्ड है, दैट इज रिमेन इन स्टॉक, क्योंकि ये अनसोल्ड है। और मजे की बात है, जब मैंने फिजिकल काउंट किया होगा तो ये मेरी फिजिकल काउंटिंग में ऐड हो गया होगा, ऐड हो गया होगा, ये इस 4.5 लाख में ऐड हो गया होगा। अब ये बताओ ये सही हुआ है या गलत हुआ है? सर ऐड है, स्टॉक पड़ा है तो ऐड तो होना ही चाहिए, पर ये हमारा नहीं है ना, ये स्टॉक हमारा है क्या? ये हमारे कंसाइनर का है, उसके क्लोजिंग स्टॉक में ऐड होगा, हमारे में क्यों ऐड हो जाएगा? कंसाइनी का थोड़ी ना हो गया। किसी का सामान मेरे घर में पड़ा है तो मैं अपना मान लूं क्या? नहीं सर, वो किसी और का है, उसको मैं अलग से रखूंगा ना कि भाई ये अलग से है पर मेरा नहीं है। तो भाई ये खामा खा 8,000 का जो स्टॉक है वो यहां पे ऐड हो रखा है, हटा दो। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट बेटा कितना? 40%, दैट इज किसका? 20,000 का। तो ये जो 8,000 का सामान है, मजे की बात है, कॉस्ट, अगर सेल वैल्यू होती तो प्रॉफिट हटाता। 8,000 का सामान हटा दो, हटा दो सर, हटा दो, ठीक है, ठीक है। लास्ट पॉइंट, आज का लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट, कह रहा है सर जी लास्ट पॉइंट, हमने आफ्टर द स्टॉक टेकन, स्टॉक वैल्यू करने के बाद हमें ये नजर आया
कि अरे यार देयर वाज अ सर्टेन वेरी ओल्ड स्लो मूविंग आइटम, कह रहा बहुत पुराना, कोई बहुत स्लो मूविंग है, कभी कभार बिकता है, बिल्कुल पुराना ओल्ड फैशन हो चुका है, कोई नहीं खरीद रहा है इसको, क्लियर है। उसकी लागत 16,000 थी जिस पे हमने उसे इंक्लूड कर रखा है, लेकिन अगर हमें उसे लेना चाहिए तो उसकी वैल्यू 9,500 होनी चाहिए टू इंश्योर द डिस्पोजल टू एन इंटरेस्टेड कस्टमर। अगर हम इसे एक इंटरेस्टेड कस्टमर को बेचें, पुराना स्टॉक है, कोई नहीं खरीद रहा, स्लो मूविंग है, लेकिन एक कस्टमर कह रहा है मैं खरीद तो लूंगा पर 16,000 की चीज कितने में खरीदूंगा, 9,500, दिस इज माई NRV और दिस इज माई कॉस्ट। बताओ मैं उसे कॉस्ट पे वैल्यू करूं या NRV? भैया NRV ज्यादा है या कम है? कम है, दैट इज लोअर, तो आपको उसे ठीक करना पड़ेगा, करेक्शन करनी पड़ेगी। ये 16,000 में इंक्लूड है मेरे बच्चे, आपको इसे NRV पे लाना पड़ेगा। दिस इज एक तरह का अबनॉर्मल स्टॉक, आपको उसको ठीक करना पड़ेगा, मतलब माइनस करना पड़ेगा। आप कहोगे सर जी इसकी जो स्लो मूविंग आइटम है, जो स्लो मूविंग आइटम है उसको, स्लो मूविंग है उसे रिड्यूस करना पड़ेगा कहां तक, टू NRV, रिड्यूस करना पड़ेगा टू NRV, दैट इज 16,000 की चीज को माइनस करोगे 9,500, दैट इज कितना आ जाएगा बेटा, जल्दी बताओ, एक बार वैल्यू दोबारा चेक कर लूं, 16,000 माइनस 9,500, ठीक है, तो 16,000 माइनस 9,500, तो आपको 6,500 पे उसे वैल्यू कम करना पड़ेगा, बस मेरे बच्चे बस। अब ये मेरी करेक्ट वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक 31 मार्च 2000 जो भी आ रही है मेरे को पता नहीं, 25 या 24 जो भी डेट है, करो बताओ जल्दी से, 4,50,000 प्लस 80,000 माइनस 82,500 माइनस 8,000 माइनस 6,500, दिस इज 4,33,000। खत्म, चैप्टर खत्म, इन्वेंट्री खत्म, ठीक है। तो सर ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मैंने दो तरीके से क्वेश्चन करा दिया आपको, एक आपका स्टॉक टेकिंग प्रोसेस पे क्वेश्चन आता है जहां पे आपको ये चीज़ें कुछ याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है, और एक आपका आ जाता है सीधा स्टॉक वैल्यू करने पे जहां पे आपको ट्रेडिंग अकाउंट बना के निकालना पड़ेगा। तो दो तरीके का होगा, एक वेरिफिकेशन करवा देगा कि भैया हमने स्टॉक वेरीफाई कर रखा है, आप बताओ ठीक आगे या पीछे लेके आओ, तो ऐसे करेंगे। एक में आपको कोई वेरिफिकेशन नहीं बोलेगा, कहेगा भाई ये रहा स्टॉक, अब आप स्टॉक की वैल्यू निकालो, तो वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट बना के काम करेंगे, ठीक है। बाकी हमारे सामने जो भी है वो मेथड्स हैं, फीफो लिफो वेटेड एवरेज वगैरह, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, वो सारे मेथड है, ठीक है। होप सो ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगली क्लास में फिर हम बच्चे हैं फाइनल अकाउंट और पार्टनरशिप, उनमें से एक चैप्टर आपके साथ लेके हाजिर हो जाऊंगा। लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो मेरे बच्चे, मजे से, बढ़िया, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।